नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार माफिया और गुंडों को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गे अशाद के अवैध निर्माण को पीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। अतीक के गुर्गे पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीडीए और पुलिस की टीम ने इस बिल्डिंग को जमींदोज करा दिया। अशाद की आलीशान बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। नक्शा पास कराए बगैर निर्माण करवाया गया था, यह आरोप लगा है। कई संगीन मामलों में अतीक के साथ वो आरोपी भी है। अतीक का जमीन कारोबार वही संभाल रहा था। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। अतीक के गुर्गे पर यह एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर यहां पर बुलडोजर चलवाया गया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस की टीम की मौजूदगी में इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। अशाद की बिल्डिंग थी, आलीशान बिल्डिंग, जिसे जमींदोज किया गया है। आरोप यह है कि बगैर पीडीए से नक्शा पास कराए इस भवन का निर्माण करवाया गया था, लिहाजा इसको अब ध्वस्त किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अशाद पर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। अतीक का वो गुर्गा है। अतीक का जो जमीन संभालने का कारोबार था, उसे यही संभाल रहा था। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? ये तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज से दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के गुर्गे की इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। एक के बाद एक कार्रवाइयों का दौर यहां पर चल रहा है। अवैध निर्माण को पीडीए द्वारा ध्वस्त करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अशाद नाम का शख्स, जो कि अतीक अहमद का करीबी है, उसकी इस इमारत को ध्वस्त करवाया गया है। पीडीए के अधिकारियों के मुताबिक बगैर नक्शा पास करवाए ही इस इमारत का निर्माण करवाया गया था। पहले नोटिस जारी किया गया और उसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अशाद, जो कि अतीक अहमद के अवैध कारोबार में शामिल है। अतीक अहमद जो ज़मीनें पर कब्जा करता है, उन तमाम कारोबार को अशाद ही संभाला करता था, ये जानकारी सामने आई है और अब उसके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हमारे सहयोगी सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, योगी सरकार लगातार बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और 5 सितंबर से यह कार्रवाई प्रयागराज में शुरू हुई थी और अब तक अतीक अहमद, जो पूर्व सांसद हैं, बाहुबली कहे जाते हैं और गुजरात में इन दिनों बंद है जेल में, उनके तमाम गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आज जो कार्रवाई हुई है, ये भी 53वीं कार्रवाई है, जो कि असाद के खिलाफ है। और ये अतीक अहमद का गुर्गा है, जो कि कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा। इसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज है और ये अतीक के कारोबार को संभालता था, उनकी जमीनों की खरीद फरोख्त में शामिल था। और करेली के 60 फीट रोड में इसका मकान था, जो 3 मंजिला था और 300 वर्ग मीटर में करीब बना हुआ था, जो कि अवैध रूप से बना था। आज इसको पीडीए की टीमों ने जमींदोज कर दिया है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, बखिया उधेड़ी विपक्ष की। उन्होंने कहा कि सदन में चिल्लाने से काम नहीं चलता, अच्छे आचरण को जनता फॉलो करती है, इसलिए अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करना हमारा दायित्व है, लेकिन कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। सीएम योगी ने राज्यपाल के प्रति विपक्ष के रवैये पर दुख जताते हुए कहा कि गेस्ट हाउस कांड कौन नहीं जानता और इन लोगों का इतिहास महिला विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व बदलने से हालात बदल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि WHO ने यूपी के कोविड प्रबंधन की तारीफ की है। यूपी में एक दिन में 2 लाख कोविड टेस्टिंग हो रही है और लॉकडाउन के दौरान यूपी में 40 लाख लोग वापस आए। हमने किसी को सड़क पर नहीं छोड़ा। जो यूपी आया वो भूखा प्यासा नहीं रहा। दिल्ली से मजदूरों, कोटा से छात्रों को हम सुरक्षित लेकर आए। मैंने इसलिए कहा जी, आपको जितना बोलना है आप बोल दीजिए। मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है।
ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। आप बैठिए। मैं जानता हूं गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए, आप बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। अपने साथ एक तो राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहां देखने को मिला, दूसरा एक महिला के प्रति जो व्यवहार था, खैर नेता विरोधी दल को छोड़ दें तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास भी रहा है महिलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता है। और बहुत ही इन लोगों का जो इतिहास रहे हैं उसको देखते हुए हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे कैसे कृत्य हुए हैं। लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस तो इससे बचे रहना चाहिए। लेकिन संवेद सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार हम सबको देखने को मिला। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग गमले में धान उगाते हैं और एमएसपी मांगते हैं। देखिए, किसानों के बारे में आप लोगों के भाव क्या रहे हैं और क्या करते थे, ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। 17-18 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मार्च 17 में हमारी सरकार आई थी। अरे केंद्र में हम थे, एमएसपी हमारा काम था। राज्य के अंदर प्रोक्यूरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। उत्तम जी, आप कैसे किसान हैं? ये तो इसलिए तो आपके किसान होने में मुझे संदेह हो रहा है। हम लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। अपने भाषण में सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा कांग्रेस को उन्होंने, वो भी सुनिए। एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अब परिवार की पार्टी थी, परिवार तक ही सीमित होती भी गई। और तो हर व्यक्ति जान ही रहा है 22 में क्या होना है। लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है, उपचुनाव ने भी बता दिया। उसकी चिंता नहीं करनी, उसकी चिंता मत करिए। 22 से पहले और भी चुनाव होने हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं, उसकी भी चिंता मत करिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्रता परोसी जा रही है, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। जो गाइडलाइन आई हैं उसमें ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो गया है। नए कानून में पोस्ट हटाने पर यूजर को सूचना देनी होगी और साथ ही कंपनियों को बताना होगा कि पोस्ट क्यों हटाई गई। सोशल मीडिया के नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया को यूजर्स के अकाउंट के वेरिफिकेशन का भी इंतजाम करना होगा और हर महीने में शिकायत कार्रवाई पर रिपोर्ट भी देनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा और चीफ कंप्लेन अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी अब करनी होगी। आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया या शेयर किया, इसकी जानकारी सरकार या कोर्ट से मांगे जाने पर भी देना आवश्यक कर दिया गया है। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में
chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट a soft touch oversight mechanism where we are insisting upon the platform to develop the mechanism. 3 दिनों के पूर्वांचल दौरे के क्रम में वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को इसलिए जनमत दिया था ताकि वो अपने संकल्पों पर काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी कब बनेगी, मां गंगा कब साफ होंगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार अपनी संपत्तियां बेच रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी पहले घाटे की भरपाई हो गई होगी। अखिलेश ने कहा कि बढ़ती महंगाई से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। वाराणसी के बाद अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अखिलेश यादव यहां दिवंगत पूर्व विधायक ज्वाला यादव और अफजाल अहमद के घर पहुंचेंगे। इसके अलावा पुजारी यादव के परिजन से भी मुलाकात करेंगे। गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके में पैदल मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेट्रोल और डीजल के साथ ही सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें समझाने रोकने की कोशिश की, और जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर पुलिस लाइन लेकर गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मऊ के एक लाल ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेह में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गणेश यादव ने शहादत दी। देश के लिए शहादत दी है गणेश यादव ने। लेह में मऊ का लाल शहीद हो गया। 38 वर्षीय गणेश यादव लेह में शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। हल्दरपुर के चकरा गांव के रहने वाले थे गणेश यादव। 2002 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की कलमबंद हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। वकीलों के कार्य बहिष्कार से आज भी अदालतों में केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। वकील शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने से नाराज हैं, और वह हाईकोर्ट के अलग अलग गेटों पर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संपत कुमार की केस में स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ होगी वहीं पे न्यायाधिकरण का गठन होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। सरकार जो वादा किया था, डेलीगेशन गया हुआ था लखनऊ, तो उन्होंने कहा था कि प्रधान पीठ इलाहाबाद में रहेगी। यह वादा को गलत निभाया है, इसके लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है, और लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह है। मेरठ में कई दिनों तक कोरोना के 0 मामले सामने आए, लेकिन अब रोजाना यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने मेरठ के भैंसाली बस अड्डे का जायजा लिया तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां यात्री से लेकर बस ड्राइवर और कंडक्टर तक सब बिना मास्क के ही नजर आए। हाँ, पीपीई किट पहने एक शख्स समूचे बस स्टैंड को अकेले ही सैनिटाइज करता हुआ नजर आया। एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है।
न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग बिना मास्क के ही सफ़र करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रखा है और इतनी लापरवाही क्यों, बिना मास्क के सफ़र क्यों कर रहे हैं। कोरोना के केसेस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं और आप लोग ऐसी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? जी कहीं जा रहे थे, घर से एकदम अचानक ही चले, एक प्रॉब्लम ऐसी होगी थी रास्ते में। कोरोना चला गया क्या? कोरोना है। मास्क क्यों नहीं है? मास्क भी है, मास्क है, जेब में है। कोरोना है, मास्क तो चेहरे पर होना चाहिए ना। हर किसी कोरोना हो या ना हो, हमें मास्क तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि मास्क से हमें और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे पोल्यूशन है, ठीक है, और वैसे भी किसी को कोई वायरल फीवर है या कुछ भी है, उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है। सर ये कपड़ा लगा लेते हैं ना, कपड़े इसके लिए ये हट गया कपड़ा। जिंदगी तो एक ही बार मिलेगी। जिंदगी एक ही बार मिलेगी। हाँ, मास्क लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मास्क यहाँ पे टंगा हुआ है, सब लोग पीछे बैठे हुए, मैं आगे बैठा हुआ हूँ, तो मास्क किससे लगाऊँ बताइए। ये लगाएं, ये जवाब सुनने को मिलता है। यकीनन यही लापरवाही ही भारी पड़ रही है और इसीलिए कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, दिव्यांग हैं, बच्चे के साथ निकले हैं, लेकिन सभी पूरी फैमिली ने चेहरा ढक रखा है। भाई साहब, आपको देख करके अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देंगे? अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए लोगों को, तभी ये सेफ्टी होगी हमारी। हाँ जी, तो मास्क लगाना जरूरी है अगर कोरोना से बचाव करना है। तो आप लोग जब भी घर से निकलते हैं चेहरा ढक के निकलते हैं? हाँ जी। और लोगों को लापरवाही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखना कोरोना को दावत देने जैसा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।